और आज राजनीति में हम संकट के 3 किरदारों की बात करें। राजनीति में हमेशा कोई ना कोई किरदार संकट में होता है, लेकिन आज जिन 3 किरदारों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं उससे पूरा देश परेशान है। ये 3 किरदार कौन से हैं? पहला, बिजली का संकट। आधे से ज्यादा भारत इस संकट से जूझ रहा है, बिजली के संकट से जूझ रहा है। कोई जवाबदेही सामने नहीं। आधे से ज्यादा राज्य देश के अंदर ऐसे हैं और शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, वो भी इस भीषण गर्मी में। किरदार नंबर 2 इसलिए गर्मी है। उत्तर भारत, मध्य भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पूरे विश्व में जो सबसे गर्म शहर है उसमें 50 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। हर कोई परेशान है, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। ये 2 संकट एक दूसरे से जुड़े हुए। और तीसरा संकट जो लोगों की जेब को लगातार नॉक कर रहा है, ढीली कर रहा है, वो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतें। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर तीसरी दफा ये कीमतें बढ़ाई गई। और जब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ आपकी गाड़ियों का खर्चा नहीं बढ़ता, रोजमर्रा की जो चीजें आप खरीदते हैं खर्चा उनका भी बढ़ता है। घर के राशन का खर्चा बढ़ेगा, वो महंगा होगा। दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा, वो महंगा होगा। लेकिन ये खर्चा बढ़ाने के लिए आप स्वस्थ ना रह पाए, इसके लिए बिजली तक भी नहीं है। बढ़ता तापमान कई तरह की दिक्कतें लेकर आया, उसमें से सबसे बड़ा है बिजली संकट। गर्मी का मौसम आते ही बिजली की खपत बढ़ती है। ये हर साल बढ़ती है, इस साल कुछ नया नहीं है, नहीं कोई तैयारी नहीं है। गर्मी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी पहले भी जारी की गई थी। बावजूद इसके ट्रांसफार्मर, पावर ग्रिड को संभाले रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। आधे से ज्यादा भारत तपती गर्मी में बिना बिजली के झुलसने को मजबूर है। दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल, लखनऊ, मथुरा, उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी की मार पड़ते ही बिजली को लेकर हाहाकार शुरू हो चुका है। बात देश की राजधानी की हो या दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम, देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ या फिर मध्य प्रदेश के शहरों, चुपती जलती गर्मी में बिजली संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का हाल देखिए। एक तो देश का सबसे बड़ा सूबा और ऊपर से उत्तर भारत की जानलेवा गर्मी। ऐसे में यूपी के शहरों में बिजली की किल्लत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। और यूपी के छोटे बड़े अमूमन हर शहर का हाल एक जैसा ही है। एक तरफ भीषण गर्मी और बिजली कटौती के विरोध में लखनऊ के एक 30 संवेदनशील पावर हाउस पर पीएसी की तैनाती का फैसला लिया गया, तो यूपी के जालौन और जौनपुर में ट्रांसफार्मर बिजली डिमांड का ओवरलोड झेल नहीं पाया और धू धू कर जल उठा, जिसके बाद इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। यूपी के बाराबंकी में भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती की मुसीबत ने लोगों का पारा और हाई कर दिया है और लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। मोहम्मदपुर खाला इलाके में पावर हाउस के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन शुरू करा और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे तकरीबन 3 घंटे ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यह हंगामा होता रहा। करीब 3 घंटे बाद गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। अब कृष्ण नगरी मथुरा का हाल देखिए। बिजली की कटौती का आलम यह है कि ज्यादातर इलाकों में 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है, मगर लोगों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं। बिजली दफ्तरों से अधिकारी और कर्मचारी सब फरार हैं और इमरजेंसी नंबरों पर सिर्फ रिंग जाती है। समस्या दूर करने की बात तो बहुत दूर, समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। पूरी रात लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को कॉल करते हैं, किसी का कोई रिस्पांस नहीं है। जो लाइट के तार हैं वो जगह जगह से जर्जर स्थिति में है, खराब स्थिति है। 3 घंटा 4 घंटा से ज्यादा लाइट ही नहीं डट रही है। 8 बजे से बुरी स्थिति है। किसी अधिकारी को फोन करता है तो कोई सुनता नहीं है। सुनता अब ये बिजली घर पर भी पहुंच जाते हैं तो वो कुछ फिर कहते हैं ये तो ऐसे ही चलेगा, ये कुछ कोई व्यवस्था नहीं होगा हमारे पास। रात को जेई और एई को मैंने फोन मिलाया है तो उन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे में अभी आपके पास कोई कर्मचारी आता। अभी तक 14 घंटे के बाद में भी अभी तक कोई कर्मचारी नहीं है। गर्मी और बिजली की मार से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली के बहुत से इलाकों में गर्मी और ओवरलोड ने लोगों का हाल बेहाल किया है।
जबकि शुक्रवार शाम हाईटेक सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 72 के 220 किलोवाट बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूंक जाने से 7 बिजली घर ठप हो गए। रैपिड मेट्रो सेवा रुक गई और 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक शहर के लाखों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात तो अब ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर और पावर हाउस की मशीनों को ठंडा करने के लिए कूलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओवरलोड की वजह से मशीनें 70 से 100 डिग्री तापमान तक गर्म हो रही हैं, जिनको कूलर से कूल करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ऐसी तमाम कोशिशें भी ना तो मशीनों को ठंडा कर पा रही हैं और ना ही आम लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारत में इस बिजली संकट की वजह है गर्मी भी है। एक बार के लिए शायद बिजली की दिक्कतों का हल शायद निकले, लेकिन गर्मी का हल फिलहाल कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आधे से ज्यादा भारत ऐसा है जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 47 डिग्री 48 डिग्री तक पारा पहुंचा है। मैं आपको एक बारंगी दिखाता हूं कि उत्तर भारत में खासतौर पर गर्मी के बाद हाल क्या है। ये देखिए, इसमें थर्मल मीटर, इसमें आपको ये मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर ये देखिए अभी आपको यहाँ पे 44 जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये वास्तव में 44 है। इसमें ये एक आइडियल कंडीशन में रखा हुआ है तो 44 है। हाँ। और जो ही हम इसको ओपन कर दिए या बाहर निकाल के ले आएंगे तो ये 46 पे ये भी पहुँच जाएगा। गर्मी की आदत सी पड़ गई है क्योंकि 47-48 डिग्री हर साल ही पहुँचता, लेकिन इस बार लगातार 5 से 6 दिन बीत गए और ये तापमान बना हुआ है। बांदा में इस समय रहना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपने घरों से निकले ही नहीं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये चीज स्लाइस जो है हम इस बोनेट के ऊपर डाल के बताएंगे, देखेंगे कि ये कितनी देर में पिघलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज जो स्लाइस है बोनेट पे पिघल रहा है और साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से पार्क्ड व्हीकल भी गर्म हो रहे हैं। चंद्रपुर शहर जिले में घूमना भीषण गर्मी में कितना तापदायक? सर, चंद्रपुर विदर्भ में हमेशा से चंद्रपुर एक शहर ऐसा रहा है कि जहाँ तापमान हमेशा ज़्यादा ही रहा है और पिछले कुछ सालों से चंद्रपुर का तापमान लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा संकट, पेट्रोल डीजल का संकट। इनके महंगा होते हुए संकट, कहीं कहीं एक बूंद तेल ना मिलने की लाचारी भी है। वजह भले ही ग्लोबल हो, लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है आप सब लोग जानते हैं। पिछले 10 दिनों में जैसे 3 बार पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, उसके बाद लोगों को तेज होने वाली महंगाई का न सिर्फ डर सता रहा है, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई वो महसूस कर पा रहे हैं। पब्लिक को महंगाई का डोज, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, गर्मी का ताप, तेल के दाम में आग। अमेरिका और ईरान के बीच जंगी तनाव, तेल के अहम रूट हॉर्मुज पर घमासान और दुनिया में तेल संकट, ये वो वजह है जिसने हिंदुस्तान को भी मुश्किल में डाल दिया है। और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ने भारत को भी 10 दिनों के अंदर तीसरी बार तेल के दाम बढ़ाने पर मजबूर किया है। शनिवार को पेट्रोल के दाम में 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई। डीजल के दाम 91 पैसे महंगे कर दिए गए। न सिर्फ डीजल पेट्रोल बल्कि सीएनजी के दामों में भी 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है और लोगों को अब पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज की चिंता सताने लगी है। पिछले 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। पर आपको एक बार हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है इसका सीधा असर कॉमन मैन की पॉकेट पे पड़ रहा है। इंडिया में कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन ऑलरेडी इतना महंगा है ड्यू टू ऑल द टैक्सेस। अब और बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स और दिक्कत रहेगी कॉमन मैन के लिए। सिर्फ तेल ही नहीं, क्लीन एनर्जी सीएनजी के दामों ने भी दिल्ली वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भले ही 2 साल बाद सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बढ़ोतरी ने सीधे सीधे जनता की जेब पर असर डाला है। लोगों का काम धंधा रहा नहीं है, बाइक टैक्सी चला दी है सरकार ने, मिल के चलाई है, कैब कंपनियों ने चलाई है, जो भी चलाई है। अब उसकी वजह से ई रिक्शा है, हमारे पास तो काम रहा नहीं है बिल्कुल भी, और वो सरकार ने महंगाई इतनी कर दी। बस कहना क्या है, अब ये हालात दिल्ली के चल ही रहे हैं
और संभावना तो ये भी बताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा ये। एक तरफ आम आदमी को महंगाई के झटके लग रहे हैं तो यूपी में वक्फ बोर्ड को एक और झटका लगा। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे, अवैध मस्जिद पर एक्शन के बाद बुलडोजर को नया टारगेट दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल में 31,000 से वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। अगर ये संपत्तियां वाकई जांच में अवैध पाई जाती हैं तो इनके ऊपर भी वही एक्शन होगा जो उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों पर होता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अवैध मजार, अवैध कब्रिस्तान, यूपी में जो भी अवैध था उसे योगी का महाबली बुलडोजर एक एक कर ध्वस्त कर चुका है। संभल, मुरादाबाद से रामपुर तक अवैध मस्जिद और मदरसे मिट्टी में मिल चुके हैं, तो अभी कई अवैध निर्माण बुलडोजर के हिटलिस्ट में हैं। अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन और कानूनी हंटर के बाद अब बारी वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों की है, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर यूपी की 31,328 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इनके दस्तावेजों में खामी और तकनीकी गड़बड़ी थी। उम्मीद पोर्टल पर यूपी में 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कराया गया है। जांच में कई संपत्तियों के खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए। इतना ही नहीं, कुछ कब्रिस्तानों और दरगाहों का खसरा 2-2 वक्फ में दर्ज मिला। उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह दस्तावेजों में खामियां बताई गई हैं। प्रदेश में कई कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों की संपत्ति वक्फ श्रेणी से बाहर भी हो सकती है। डाटा में विसंगति, दस्तावेज में त्रुटि और तकनीकी खामियां पाए जाने पर उम्मीद पोर्टल पर अब तक दर्ज 1,18,302 संपत्तियों में से 31,328 का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। अकेले यूपी में 31,000 से ज्यादा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने से वक्फ बोर्ड और मौलानाओं में हड़कंप मचा है। वो अब भी इन संपत्तियों को बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। मैं तमाम मुतवल्ली हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि फ़ौरन अभी 5 जून तक का टाइम है, आप 5 जून से पहले दोबारा फॉर्म को फिल कर लीजिए, ऑनलाइन जाके अप्लाई कर लीजिए, वरना जो औकाफ, जो माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है, ये पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में और देश में, ये उम्मीद पोर्टल तो एक बहाना है। ये हमारी जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानगाहें हैं, सब में तथाकथित सरकार के बैठे हुए लोग हजम करना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन जैसे जैसे इसकी डेडलाइन पास आ रही है, वैसे ही मौलाना और मुस्लिम धर्म गुरुओं की उम्मीद टूटती जा रही है, क्योंकि यूपी में जो भी अवैध होता है उसे बुलडोजर जमींदोज कर देता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काशी से हरिद्वार तक मां गंगा का अपमान करने वालों पर अब योगी फोर्स और धामी फोर्स दोनों की तरफ से प्रहार शुरू हो चुका है। हरिद्वार में गंगा नहर में चिकन बिरयानी फेंकने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान बियर पीने वालों की तलाश तेज हुई। ये भाई जो है, दोनों भाई अभी इन्होंने यहाँ गंगा जी में बिरयानी के चावल डालने हैं। गंगा जी में बिरयानी के चावल डालने हैं। काशी टू हरिद्वार, मां गंगा का अपमान। योगी धामी के राडार पर सनातन विरोधी। हमने चिन्हित कर लिया उसको। धर्म नगरी हरिद्वार में मोक्ष नगरी काशी तक मां गंगा की अविरल धारा को पवित्र करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले हरिद्वार में गंगा नदी में बची हुई नॉनवेज बिरयानी फेंकी गई, तो कल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी में खुलेआम बियर पी गई। लेकिन अब उत्तराखंड से यूपी तक सनातन विरोधी गैंग योगी और धामी फोर्स की रडार पर हैं। दोनों जगह गंगा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जब गंगा नदी में चिकन बिरयानी फेंककर महापाप किया गया। 2 युवक गंगा के ऊपर बने पुल पर खड़े थे
उनके पास एक नीला ड्रम था जिससे रात में चोरी छिपे बची हुई बिरयानी गंगा जी में फेंकी जा रही थी। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो 2 अज्ञात युवक इसमें कोई संदिग्ध वस्तु डाल रहे थे, तो इस पर लिखा गया है। बाकायदा इसमें तहरीर देकर थाना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है और एक गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर भी आइडेंटिफाई हुआ है, जो और शीघ्र ही इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई। उधर काशी में गंगा नदी में नहाते हुए बियर पीते युवक का वीडियो वायरल होने से हंगामा मच गया, जिसके बाद योगी फोर्स एक्शन में आई और आरोपी के खिलाफ दशाश्वमेध घाट थाने में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया। हैरानी की बात है कि जो शख्स गंगा नदी में नहाते हुए बियर गटक रहा था, उसने जनेऊ भी पहन रखी थी, मगर अब उसकी सनातन विरोधी हरकत पर कानून का हंटर चलने वाला है। जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें जो युवक दिखाई दे रहा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। आगे के जो घटना स्थल है और जो वीडियो है उसकी गहनता से जांच किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें बिहार भेज जाएंगी। हालांकि ये वाराणसी में गंगा मां को पवित्र करने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गंगा में नाव पर नॉनवेज वाली इफ्तार पार्टी वायरल हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा था। और अब एक बार फिर काशी में मां गंगा को पवित्र करने का अपराध किया गया, मगर योगी फोर्स ने इसका फौरन हिसाब भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी बकरीद को लेकर साफ गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं, जिसमें सड़कों पर नमाज पढ़ने पर कार्रवाई की बात कही। लेकिन तब भी एक भाईजान ने योगी को चैलेंज करने की कोशिश की, सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद की, जिसके बाद क्या एक्शन हुआ वो दिखाते हैं। आज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ेंगे। सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, तमाम कांवड़िया जो 1-1 महीने तक चलते हैं, सामने सड़क है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, ये योगी साफ साफ बता और समझा चुके हैं। बकायदा ये भी कह चुके हैं कि प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। लेकिन शायद अलीगढ़ के भाईजान को योगी की ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आई और जब नियम का उल्लंघन करने की कोशिश की गई तो अब योगी फोर्स दूसरा तरीका अपनाने को तैयार है। मामला अलीगढ़ का है, जहां ओवैसी के पार्टी के नेता ने योगी को चैलेंज करने की कोशिश की थी और ऐलान किया था कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। ईदगाह पर जब तादाद ज्यादा हो तो हमें जो ईदगाह के सामने सड़क है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। कि सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो 1-1 महीने तक चलते हैं, उनको रूट डाइवर्ट कर करके सड़क जाम कर दी जाती है। साथ ही AIMIM के नेता ने कांवड़ और कांवड़ियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और वही कांवड़िए जो सड़कों पर और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बकायदा इस नेता ने सरकारी ज्ञापन भी दे दिया था। लेकिन अब ये बयान उन पर भारी पड़ गया है। AIMIM के जिला अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने की धाराएं शामिल की गई हैं। दरअसल इस बयान के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसके बाद यह एक्शन हुआ है। एक्शन इसलिए भी हुआ है क्योंकि योगी के साफ साफ निर्देश हैं कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे उसके खिलाफ एक्शन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर अब दिल्ली से, जहां प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की जेब पर अगले साल से और बोझ पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। हाईकोर्ट ने स्कूलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कहा है वो मैं बताता हूं आपको। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेने की परमिशन या जरूरत नहीं होगी। हालांकि स्कूलों की नई फीस की जानकारी सत्र शुरू होने से पहले DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा निदेशालय को देनी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए DOE की परमिशन लेनी होगी, लेकिन
स्कूल पुराना बकाया नहीं वसूल पाए। तो कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि डीओई की भूमिका केवल रेगुलेटर की है। उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल जरूरत से ज्यादा मुनाफाखोरी ना करे, शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो और कैपिटेशन फीस जैसी अवैध वसूली ना की जाए। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को तो फायदा है, लेकिन लाखों अभिभावकों का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत का मामला इस वक्त देश का एक रहस्य बन चुका है। लोग बात कर रहे हैं, एक नया मोड़ भी आ चुका है। ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह को पुलिस आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि ट्विशा की मौत की मिस्ट्री कब और कैसे सुलझने वाली। ट्विशा की मौत में फंदे वाली वो मिस्ट्री क्या है? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी घर की हैं जहां 12 मई को ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जहां ट्विशा ने कथित तौर पर फांसी लगाई, ठीक वहीं पर आरोपी पति समर्थ की जिम्नास्ट बेल्ट भी दिखाई दे रही है। इसी सबूत के बाद पत्नी की मौत का ट्विस्ट गहरा गया है। ट्विशा के परिवार ने शुरुआत से ही इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। परिजनों का आरोप है कि रसूख और पहुंच के दम पर केस को मोड़ने की कोशिश हुई। ट्विशा के परिजनों की मांग पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश भी दिया है। इसके लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम भोपाल पहुंच चुकी है। जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से वैलिड थी और उस डिमांड के लिए जगह जगह दौड़ाया गया। फाइनली माननीय उच्च न्यायालय में जाके जो है दरवाजा खटखटाया गया और उच्च न्यायालय ने उसकी परमिशन दी। इसका मतलब उससे पहले जितने भी डिनायल्स थे, दे वर नॉट बाय द रूल्स ऑफ द बुक, दे वर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली। न्याय की इस लड़ाई में कानून का शिकंजा अब कस चुका है। फरार चल रहे आरोपी पति समर्थ सिंह ने जब खुद को चारों तरफ से घिरा पाया तो वो जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे दबोच लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए वकील समर्थ सिंह को प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है। ट्विशा की मौत की मिस्ट्री की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 12 मई को ट्विशा की मौत, 13 मई को पोस्टमार्टम, 14 मई पति और सास पर एफआईआर, 15 मई सास को अग्रिम जमानत, 16 मई परिजनों का प्रदर्शन, 17 मई सीएम हाउस के बाहर धरना, 22 मई सीबीआई जांच की सिफारिश, 22 मई दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी, 22 मई पति समर्थ सिंह गिरफ्तार, 23 मई पति की कोर्ट में पेशी। अब बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां घुसपैठियों के खिलाफ मिशन मोड पर सरकार काम कर रही है। सत्ता में आती बॉर्डर पर फेंसिंग का ऑर्डर दिया गया, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर एक्शन शुरू हुआ वैसे ही बांग्लादेश में खलबली मच गई। बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर के कूच बिहार में बांग्लादेश की तरफ से विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, मगर जवाब दिया गया बीएसएफ की तरफ से। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। We are ready to hand over 27 kilometer fencing land. शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों के लिए पॉलिसी बनाई, उनकी वापसी की तैयारी शुरू की, घुसपैठियों का रास्ता रोकने का प्लान शुरू हुआ तो बांग्लादेश को मिर्ची लग गई। बांग्लादेशी भड़क उठे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के बीएसएफ को जमीन दिए जाने के बाद फेंसिंग शुरू हो गई तो बांग्लादेशी इसका विरोध करने लगे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड आकर इस पर एतराज जताने लगे। मामला कूच बिहार का है, जहां फेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड की तरफ से विरोध जताया गया। बाकायदा बीजीबी आकर बीएसएफ और सरकारी अमीनों को जमीन अधिग्रहण से रोकने लगी, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई और बाधा के बावजूद जमीन अधिग्रहण जारी रहा। दोनों पक्षों के बीच बहस हुई तो भारी तनाव हुआ। खुद बीएसएफ के जवान सीमा पर बंदूक तानकर पोजीशन लिए हुए थे। इसके बाद हालात पर काबू पाया गया। फेंसिंग की प्रक्रिया जारी रही। दरअसल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तकरीबन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं।
1644 किलोमीटर यानी तकरीबन 75% बॉर्डर पर तारबंदी हो चुकी है। 569 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब भी तारबंदी नहीं हुई। बॉर्डर के जिन हिस्सों पर तारबंदी नहीं है वो पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में आते हैं। मापजोक का काम हो गया जमीन का, और अभी तक शुरू वो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो लोग सब जोरदार काम हो रहा है। ये इलाका जहां पर फेंसिंग के दौरान विवाद हुआ, दरअसल एक कोच बिहार के 3 बीघा इलाके में है। यहाँ फेंसिंग की तैयारी से बांग्लादेश भड़क जरूर उठा, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत लेकर आई। इधर से बांग्लादेशी आ रहा है, आके पूरा थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, इसलिए मेरा होना तो अच्छा है। अभी तो नहीं है, अभी तो क्या मापजोक हो गया? मापजोक हो रहा है, जमीन तो खरीद किया, प्रॉब्लम मिट गया। प्रॉब्लम तो मिट गया, लेकिन बांग्लादेश थोड़ा बता दिया। दरअसल इस इलाके में 0 पॉइंट से करीब 50 फुट तक जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी का विरोध बांग्लादेशी सैनिक करने लगे। अब बांग्लादेश चाहे जितना विरोध करे, शुभेंदु घुसपैठियों के खिलाफ बड़े मिशन पर हैं। 15 दिन की डेडलाइन भी तय कर दी गई, काम शुरू हो चुका है और अब बंगाल से घुसपैठियों का अगले कुछ दिनों में सफाया निश्चित है। प्रद्युत दास, जी मीडिया। एक तरफ बांग्लादेश खौफ में है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी सरजमीन पर आज भी आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। वहां आतंकी हमजा के जनाजे में कई आतंकी साथ नजर आए। जनाजे में आतंकियों के अंदर खौफ भी नजर आया। भारत का वांटेड आतंकवादी, पुलवामा हमले का गुनहगार हमजा बुरहान जब मारा गया तो उसका जनाजा किसी आम नागरिक की तरह नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार के राजकीय मेहमान की तरह निकाला गया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हथियारों से लैस सुरक्षा घेरा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जनाजे में शामिल वो चेहरे जिन्हें दुनिया खूंखार आतंकी मानती है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन और अल बद्र के बड़े कमांडर खुलेआम इस जनाजे में शामिल हुए। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है, बल्कि उनकी मौत पर मातम भी सरकारी सुरक्षा के बीच मनाता है। लेकिन पाकिस्तान की इस भारी भरकम सुरक्षा को धता बताते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर ही आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने वाले अज्ञात हमलावरों ने एक बार फिर अपना काम कर दिया। 14 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के चीला बांदी इलाके में भारी सुरक्षा के बीच रह रहे आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमजा बुरहान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कमांडो सुरक्षा दे रखी थी। आखिर कौन था ये हमजा बुरहान, जिसकी मौत से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लेकर हिजबुल और अल बद्र जैसे संगठनों में मातम पसरा। अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रत्नीपोरा का रहने वाला था। महज 23 साल का यह आतंकी कानूनी तरीके से सरहद पार पाकिस्तान गया था। वहां जाकर यह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र में शामिल हुआ और बाद में अल बराक के लिए काम करने लगा। ये वही हमजा बुरहान है जिसे भारत सरकार ने साल 2022 में UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। ये कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी, जाकिर मूसा, अबू दुजाना और अबू कासिम का बेहद करीबी सहयोगी था। इसका सबसे काला सच ये है कि ये 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले की साजिश में शामिल था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने CRPF के काफिले पर हमला किया था और हमारे 40 जांबाज जवान शहीद हुए थे। सिर्फ पुलवामा ही नहीं, 19 नवंबर 2020 को पुलवामा के काकापुरा में CRPF बंकर पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे भी इसी हमजा का हाथ था, जिसमें 12 बेगुनाह नागरिक घायल हुए थे। पाकिस्तान की सरकार भले ही इन मौतों पर चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन सच यही है कि ISI की सरकारी सुरक्षा भी अब इन आतंकियों को बचा नहीं पा रही है। अब बात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खौफ की, क्योंकि ईरान से टेंशन के बीच ट्रंप एंड फैमिली टारगेट पर है, जिसके सबूत तब मिले जब उनकी बेटी इवांका के घर की पूरी डिटेल एक इराकी शख्स के पास मिली। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, मगर अपनी बेटी पर हमले की आशंका से ट्रंप भी घबराए हुए हैं। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर बढ़ते तनाव के बीच बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके परिवार पर मौत का साया मंडरा रहा है। हमलावरों के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनकी चहेती बेटी इवांका ट्रंप भी है।
ट्रंप को टारगेट करने वाला कौन है ये तो फिलहाल नहीं पता, मगर उनकी बेटी इवांका का दुश्मन जरूर पकड़ा गया है। 32 साल के इराकी नागरिक मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी को तुर्की से गिरफ्तार कर जब अमेरिकी धरती पर लाया गया तो सुरक्षा एजेंसीज के भी होश उड़ गए। अल सादी के पास से इवांका ट्रंप और उनके पति जेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का पूरा नक्शा और रेकी की तस्वीरें बरामद हुई। ये साजिश सिर्फ बंद कमरों में नहीं रची जा रही थी, बल्कि अल सादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इवांका के घर का नक्शा पोस्ट कर खुलेआम चेतावनी दी थी। उसने अरबी भाषा में लिखा था, अमेरिकियों इन तस्वीरों को देखो, ना तो तुम्हारे महल और ना ही तुम्हारी सीक्रेट सर्विस तुम्हारी रक्षा कर पाएगी। हमारा बदला बस समय की बात है। आखिर अल सादी इवांका ट्रंप का खून क्यों बहाना चाहता था? इसकी कड़ियां जोड़ती हैं साल 2020 से, जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की एलीट कुर्द फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया गया था। अल सादी सुलेमानी को अपने पिता के समान मानता था। सुलेमानी की मौत के बाद अल सादी पागल हो चुका था। वो चीख चीख कर कह रहा था कि ट्रंप ने हमारा घर जलाया है, इसलिए हमें इवांका को मारना होगा ताकि हम ट्रंप के घर को उसी तरह आग लगा सकें। इवांका ट्रंप ने साल 2009 में जेरेड कुशनर से शादी करने से पहले यहूदी धर्म अपना लिया था, इसलिए वो ईरान और अल सादी के रडार पर सबसे ऊपर थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी अपने जान का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि ईरान से तनाव के बीच उन पर बड़ा हमला हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में जाने तक का फैसला टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की बहामास में होने वाली शादी में जाने का प्लान ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया और व्हाइट हाउस लौट आए हैं। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश के हालात और सरकार से जुड़े जरूरी मसलों के चलते मेरा वॉशिंगटन में रहना बेहद जरूरी है। कल उन्होंने मीडिया से भी कहा था कि अगर वो अपने बेटे की शादी में जाएंगे तो भी मारे जाएंगे और नहीं जाएंगे तो भी उनकी मौत पक्की है। हालांकि ट्रंप ने उस वक्त सोचा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है, मगर अब जबकि इवांका ट्रंप के मर्डर की प्लानिंग की पोल खुल चुकी है, ऐसे में ट्रंप पर खतरा जरूर बढ़ गया है। वैसे भी ट्रंप कई बार जानलेवा हमले का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में उन पर हाई सिक्योरिटी होटल के अंदर अटैक की कोशिश की गई थी। ऐसे में जाहिर है कि ट्रंप किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे।